नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारा आज एसएससी जीडी का 12वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसमें हम आरडब्ल्यूए का मिनी मॉक 24/12/2024 में जो मिनी मॉक आया था उससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपने दिए होंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दे पाया हूँ तो जरूर देखना, ठीक है। मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन समझने वाले हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन है। अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे 105 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई, 18 संतरे उसने 90 रुपए के खरीदे, ठीक है। तो भाई एक संतरे की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, तो 90/18। तो भाई कितने, 18 पंजे 90। एक संतरे की वैल्यू 5 रुपए आई है, ठीक है भाई। फिर आगे उसने कही कि 15 संतरे 105 रुपए में बेचे, ठीक है भाई। 15 संतरे कितने में बेचे, ठीक है, यहाँ खरीदे। कितने, 105 रुपए में, ठीक है भाई। तो एक संतरे की वैल्यू निकालूंगा कि एक संतरा उसने कितने रुपए में बेचा होगा। तो 105 रुपए बटे 15, 15 से कटा, 15 सत्ते 105, यानी कि मतलब एक संतरे का मूल्य आ चुका है निकल के। एक संतरे जो खरीदा था उसने 5 रुपए की दर से खरीदा था, बेचा कितने की दर से है, 7 की दर से, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, कितने रुपए कमाए लाभ के, 2 रुपए कमाए, किस पे कमाए, 5 रुपए पर, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। कर लो भैया, डिवाइड कर लो। 5 से कटा, 5 दूनी 10, 20 बार 20 दूनी 40, तो 40% का उसने क्या कमाया भैया, लाभ कमाया, ठीक है, लाभ कमाया। तो इसने 40% का क्या कर लिया, लाभ कमा लिया। इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 18 संतरे 90 रुपए में खरीदे, तो एक संतरे की वैल्यू निकाल ली। एक संतरा 5 रुपए में पड़ा, 15 संतरे उसने 105 रुपए में बेच दिए, तो एक संतरे की वैल्यू कितने में बेची, एक संतरा कितने में बेचा, 7 रुपए में। 5 में खरीदा था, 7 में बेचा, 2 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। तो दो किस पे हुआ, 5 रुपए पर, 2/5 मल्टीप्लाई 100, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, लाभ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले भैया। क्वेश्चन नंबर 2, 17,000 रुपए पर एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 5440 रुपए है। इस राशि पर 4 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की करें। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है भाई, साधारण ब्याज, साधारण पूछ क्या रहा वो, ब्याज बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बटे 100, ये फॉर्मूला हमारा। अब उसने साधारण ब्याज दे रखा है 5440 रुपए, राशि कितनी है, 17,000 रुपए, दर पूछा है, समय कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, बटे 100। कर लो भैया, गुणा भाग करनी है जैसे भी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 17 से काटा, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, ठीक है। फिर 4 से कटा, 4 से कटा 8 बार,
तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 8%। ठीक है, 8%। अब उसने इस राशि पर 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि मतलब 17,000 रुपए राशि है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा उसने। तो 8 का फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 2/25, यही हो जाएगा ना, बना लिया भैया। तो 17,000 रुपए की राशि है, 17,000 रुपए की राशि है भैया। चक्रवृद्धि ब्याज से देख रहा 25 और 2 27, 27/25 मल्टीप्लाई 4 साल के लिए है, 27/25 मल्टीप्लाई 27/25 मल्टीप्लाई 27/25। ठीक है, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां से करें 25 छिक्का 150, 20 25 अट्ठे 200। ठीक है, 25 से कटा। ठीक, अब 5 से काट लो भैया, 5 से कटा 5 बार, 5 से कटा 5 एकम 5, 5 15, 5 छंग 30, 36 बार। ठीक है, अब देखो इसका सबसे आसान तरीका कैसे कर सकते हैं, ये देख लो कि लास्ट डिजिट कौन से अंक पे जाएगी। हो सकता है क्या, 7 49, 9 7 63, 7 21, 21 6 एकम 6 नहीं। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, शिवांगी मीना से 2 साल बड़ी है। ठीक है भाई, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी वर्तमान आयु का 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, तब शिवांगी की आयु क्या है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक मीना है, एक शिवांगी है। ठीक है, मीना की उम्र x वर्ष है, तो शिवांगी की 2 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष बड़ी है। ठीक है भाई, 6 वर्ष बाद उनकी आयु, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, ठीक है, वर्ष बाद, तो इसमें 6 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x + 2 + 6। ठीक है, उसने क्या कही है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग, ठीक है, x + 2 + 6 उनकी वर्तमान आयु का 7 गुना है, इनकी वर्तमान आयु का योग का। तो x + 2 का 7 गुना है, तो 7 इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, कर लो भाई, सोल्व कर लो आगे, कैसे सोल्व कर सकते हैं। 2x, 6 2 8, 8 6 14 इक्वल टू 7x, 7 × 2x + 2, यही है ना। कर लेते हैं आगे, तो 2x + 14 इक्वल टू, अब ये जो 7 है इसके अंदर मल्टीप्लाई करी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब ये 14 इससे कट जाएगा, ये वाला 14 इससे कट जाएगा, तो बच्चा क्या निकाल के आ रहे हैं, हम आयु पूछ रहे थे। तो कहने का मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हमारे पास डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, डाटा अपर्याप्त है, डाटा पूरा होना चाहिए, तब जाके हम इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 7। 7 मीटर की गहराई और 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी डाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन, तो कीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो बेलन में अधिकतम कितना पानी डाला जा सकता है ये पूछा है, यानी कि मतलब इसमें बेलनाकार जो टैंक है
उसका आयतन पूछा है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब उसने बात कर दी गहराई की, तो भाई गहराई तो हो जाएगी एच, ठीक है। और जो भाई त्रिज्या कह रखे वो 20 मीटर है, तो कर लो भैया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 20, 20 को 2 बार लिख लूं, इस प्रकार से कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, ठीक है। 7, अब इसकी गुणा भाग ही करनी है, बाकी आपका क्वेश्चन हो चुका है। इस 7 से ये 7 खत्म, 2 दूनी 4, 4 से गुणा करी, 22 चौक 88, 00 मीटर की क्यूब, इतने लीटर की क्षमता होगी उस बेलनाकार टैंक की, कितने की, 8800, ठीक है, 8800 मीटर उसकी क्षमता होगी गहराई, ठीक है। इतना लीटर पानी डाला जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 5। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसने पूछा है यदि संख्या, अब ये संख्या दी गई है, को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम ही होता है, ठीक है, 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसने कही है कि ये संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए भैया, 9 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है भाई। 9 से डिवाइड करेंगे तो भाई इनके जितनी भी ये संख्या है इनका योग करके देख लो, पता चल जाएगी कि 9 से डिवाइड है पूरी पूरी या नहीं है। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 और 9 45। अब 45 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 पंजे 45, क्या शेषफल कुछ बचा, नहीं बचा, शेषफल क्या आया हमारा 0, शेष बचा है, ठीक है। भागफल, अगर भागफल पूछता तो भागफल ये आ जाता, शेषफल 0। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 0 इसका शेषफल बचेगा, ठीक है। 9 से डिवाइड करने पर, चाहे आप डिवाइड करके देख लेना, यही रूल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाई तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे इसका। तो कैसे करते हैं भाई तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती निकालने का सबसे अच्छा रूल क्या है, देखो कैसे निकालते। इस चीज को सदैव याद रखना है, ए अनुपात बी सामा अनुपात बी अनुपात सी या एक्स मान लो। तृतीय अनुपाती पूछ रहा, अब 3 2 तो मानने पड़ेंगे ना हमें, क्या क्या मानने पड़ेंगे भाई। ए की वैल्यू 6 मान ली, अनुपात बी की वैल्यू 18, समानुपात सी की वैल्यू 18, और इसकी वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी और इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, ठीक है। तो तृतीय अनुपाती आ जाएगा, तो x 6x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। अब इस 6 से डिवाइड किया, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 54, ठीक। आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, ये बेसिक मेथड है। आपने कैसे पढ़ा होगा मैं बता देता हूँ, ये कैसे क्या होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया होगा आपने, तृतीय अनुपाती बराबर तृतीय अनुपाती बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, यही है ना। कर लो भैया, 18 बी की वैल्यू बटे 6
6 से कटा, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो 18 तिया 54 इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भैया, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि इसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत वही रहती है, तो उसके व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होगा। देखिए भाई, एसएससी जीडी में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, 100% क्वेश्चन आता है। एक ध्यान रखना इस चीज का, एसएससी के ये फेवरेट क्वेश्चन है। एक तो चोर सिपाही वाला, ठीक, दूसरा ये, और तीसरा वो है जो माप तोल में कमी करता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति, पहले ये लिख लो उसकी आय, ठीक, आय व्यय, और तीसरा पॉइंट क्या, बचत। ठीक है भाई, अब भाई उसने कही है अपनी आय का 25% बचाता है वो, भाई 25% बचाता है। ठीक है भाई, तो आय कितनी होगी, 100% होगी जरूर। ठीक है, अब 100 में से 25% बचा रहा है तो व्यय कितनी कर रहा है भैया, 75% व्यय कर रहा है। ठीक, फिर उसने कही वो अपनी आय में 20% की वृद्धि कर देता है। चलो भाई, 20% की वृद्धि की तो वस्तु कितने की हो गई, 120 की। ठीक है, 120% रही। उसने कही कि उसकी बचत वही रहती है। अब बचत वही रहती है यानी कि मतलब पहले 25 थी तो 25 ही रहती है। ठीक है भाई, तो जब बचत 25 थी, 25 ही रहती है, तो भाई 120 में से 25 गए, कितने बचे, 95। यानी कि मतलब उसकी जो व्यय था, उसका व्यय 75 से 95 हो गया। कितने प्रतिशत बढ़ा भैया, 20% बढ़ा। पहले कितना था, 75% था, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़ा भैया, 20% बढ़ा है। सॉरी, कितना, 20% बढ़ा है। तो प्रारंभ वो पूछ रहा है कि कितना बढ़ा है, वैसे हिसाब से बताना है कि कितना बढ़ा है। 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक है, अब भाई मल्टीप्लाई कर लो, 80, 80/3। तो भाई जब 80 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, सही, 2/3 प्रतिशत की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, इतनी। ठीक है, इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है किसमें, उसकी व्यय में। यानी कि मतलब पहले 75% था तो इतना और बढ़ चुका है, तो 95 हुआ है। ठीक है, तब जाके अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 15, 20, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं और 45,000 रुपए कमाते हैं तो सी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादातर ने ये क्वेश्चन किया होगा। तो कैसे करेंगे भाई, ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, 15 दिन में, 20 दिन में और 25 दिन में वो कार्य कर सकते हैं। तो इनकी क्षमता निकाल लूं मैं कि एक की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है। अब इन सभी का एलसीएम मैं ले लूं, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 60, 15 चौका 60। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता 2 है। ठीक है, अब उसने कही है कि 45,000 रुपए कमाते हैं, यानी कि मतलब जो उनकी क्षमताओं का अनुपात है, ठीक है भाई,
उसी अनुपात में वो पैसे भी हिसाब बटना चाहिए, यानी कि मतलब टोटल राशि 45,000 है। तो इन टोटल का योग कितना है? 9 है। इनका योग 9 है भाई। 5 से 9 से डिवाइड करा एक बार, 9 से कटा, 9 पंजे 45। एक की वैल्यू 5,000 आ गई। तो भाई ए है यू, ये बी है, ये सी है। तो ए की मल्टीप्लाई 5,000 में कर दूं तो 20,000 आ जाएगी भैया इसकी इसकी सैलरी। ठीक है। वहीं इसमें 5,000 की मल्टीप्लाई कर दूं, 5 या 15, तो 15,000 रुपये आ जाएगी इसकी सैलरी बी की। ठीक। वहीं 5 की गुणा इसमें कर दूं तो 5 दूनी 10, तो सी की वैल्यू कितने आ जाएगी भैया? 10,000 रुपये। ठीक है। तो इसने पूछा है सी का क्या मतलब हिस्सा होगा, तो 10,000 रुपये सी का हिस्सा होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा भैया? सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पार्टों में बना कर सॉल्व करने की कोशिश किया करो। एक पार्ट, ठीक, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक। पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं भैया। 6 मल्टीप्लाई 2 भाग, अब ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब गुणा होता है। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 या 36, ये आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। उसके बाद माइनस, माइनस है, इसको सॉल्व कर लो भैया। 3/2, ठीक है, गुणा कितने बच्चे? माइनस का एक बच्चा, ठीक, मल्टीप्लाई 2। कर लो भैया सोल्व, आगे कर दो। आगे सोल्व कर लेते हैं भैया। इसे सोल्व करते 3 दूनी 6 प्लस का 3 भाग 6। तीनों पार्ट सोल्व हो चुके हैं। अब आगे सोल्व कर लो इन्हें। तो 6 मल्टीप्लाई 2/36, ठीक, माइनस इस 2 से ये 2 कट गया, इस माइनस की 1 में गुणा हुई तो प्लस हो जाएगा। तो 3, 3 एकम 3 प्लस 3/6 डिवाइड कर दो भैया। डिवाइड किया, 12 से एक बार गया, 12 × 36, 3 से गया 2 बार, तो इसकी वैल्यू आई 1/3 प्लस 3/1 प्लस 1/2। अब इन्हीं का सभी का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना है? 6, 3 दूनी 6, 1 से 6 बार गया, 6 तिया 18 और 2 तिया 6, 18 और 2 20, 3 23, 23/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पार्टों में डिवाइड करके सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 10। एक रेलगाड़ी स्थिर खंबे को पूरी तरह से 18 सेकंड में और एक पुल को 44 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, तो यदि पुल की लंबाई 650 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? कैसे करेंगे? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक आसान तरीका है भाई। अब खंबे की फॉर्मूला हमारा वही रहता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसे अप्लाई कैसे करेंगे भाई? दूरी तो x किलोमीटर है, 18 से सॉरी रेल की जो लंबाई है वो तो x किलोमीटर है, तो 18 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है। विशेष चीज पे ध्यान रखना, किसी पेड़ को
अब खंबे को पार कर रही है तो ये समझ लेना वो अपनी स्वयं की दूरी को पार कर रही है, ठीक है। अब रेलगाड़ी की लंबाई क्या है मुझे थोड़ी ना पता है, इतनी पता है कि खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी, 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। फिर उसने कही है कि एक पुल को 44 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई 650 मीटर है। भाई 650 मीटर पुल की लंबाई है। अब पुल की लंबाई के साथ साथ वो अपनी भी तो लंबाई पार करेगी। तो भाई एक्स रेलगाड़ी की लंबाई है टोटल 44 सेकंड में पार करती है। तो भाई अगर इक्वल रख लोगे इन्हें तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 2 से कटा 9 बार, 2 से कटा 22 बार, 22 की मल्टीप्लाई एक्स में कर दी तो 22x, ठीक है। कैंची की गुणा जो कहते हैं हम, 9x प्लस 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54 और 4 58, ठीक है। अब कर लो भैया, सॉल्व कर लो आगे। 22x में से 9x को घटा लो तो 13x बचेंगे बराबर 5850। डिवाइड कर दो भैया 13 से, 13 से 13 चौका 52, ठीक है। 13 पंजे 65, जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 450 मीटर, ठीक है। 450 मीटर क्या आ गई, रेल की लंबाई, ठीक है। 450 मीटर रेल की क्या हो गई भैया, लंबाई हो गई, ठीक। अगर यहीं पे मैं तुमसे ये पूछ लूं कि ट्रेन की चाल क्या होगी, तो ट्रेन की चाल निकाल कैसे सकते हैं भाई। ट्रेन की चाल निकालने के लिए जो रेलगाड़ी है 450 मीटर की है, खंबे को पार कर रही है 18 सेकंड में, तो डिवाइड कर लो 18, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है। अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है भाई, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो भाई 18/5 से डिवाइड कर दो, 5 से कटा 5 पच्चे 25, 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो क्या चल रही होगी, ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से क्या करेगी, अपनी किलोमीटर में इतनी चलेगी 25 मीटर पर सेकंड, उसके हिसाब से, ठीक है। एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन बता दिए एक ही में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित दूरी धनराशि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज से 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, 7 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, तो वह धनराशि कितनी थी, ठीक है भाई। भाई 4 वर्ष में धनराशि कितनी हो रही है भैया, 12,420 रुपए। 7 वर्षों में कितनी हो रही है भैया राशि, 14,985 रुपए, ठीक है भाई। डिफरेंस काट लो इनका अंतर, यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 3 वर्ष का अंतर है भैया, तो यहाँ पे कितने रुपए का अंतर होना चाहिए भैया, तो अंतर निकाल लो, 5 6 5 2, 5 6 5 2, इतने रुपए का अंतर आया। तो एक वर्ष में कितने रुपए ब्याज बढ़ा होगा, ये ब्याज है 2565/3, 3 से डिवाइड कर लिया भैया, 3 से डिवाइड किया, 3 से कटा, 3 अट्ठे 24, ठीक, और 3 पंजे 3 अट्ठे 24, एक बचा 15 16, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, इतने एक वर्ष में 855 रुपए मिल रहे हैं उसे ब्याज के, ठीक है। अब उसने पूछे कि वह धनराशि कितनी है। अगर एक वर्ष में 855 रुपए हैं और यहाँ 4 वर्ष का मिश्र धन है ये, तो भाई सीधी सी बात है, मैं 4 वर्ष का निकाल लूं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 20 22 32 और 2 34,
4 वर्षों में इतना ब्याज मिला होगा, 4 वर्ष में इतना ब्याज मिला होगा, तो सीधी सी बात है इस वाले में से, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई करी, अगर 7 की मल्टीप्लाई करता तो इसमें से घटाता, इसमें से घटाऊंगा तो कितनी रुपए राशि बचेगी भाई, 12,420 रुपए राशि थी, 3420 रुपए ब्याज के घटाकर राशि का पता चल जाएगा कि कितनी राशि है। तो भाई ये बचेगी 9,000 रुपए, 9,000 रुपए क्या थी हमारी राशि थी, ठीक है, 9,000 रुपए क्या थी राशि थी, ठीक है। एक बार फिर समझ लेना, 4 वर्षों में इतने रुपए मिश्र धन है, 7 वर्षों में इतना मिश्र धन है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला कि इन दोनों में डिफरेंस कितने रुपए का है, 3 वर्ष में 2565 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितने रुपए मिला होगा, ये रुपया मिला है 855 रुपए। अब मुझे क्योंकि मुझसे पूछ रहा है वो धनराशि, जब 4 वर्ष में इतने रुपए मिश्र धन है तो सीधी सी बात है 4 वर्ष का मैं निकाल लूं कि कितना उसे मतलब ब्याज मिला होगा। तो भाई 4 वर्ष में उसे 3420 रुपए मिला है, 3420 रुपए को इसमें से घटा दो, अगर 7 वर्ष के लिए करता तो 7 की मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाता, तो 9,000 रुपए उसकी क्या थी राशि थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 12। 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे किसी आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई वाले पैदल मार्ग बनाया गया है, ठीक है भाई। यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल इतने मीटर है तो पैदल मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी। तो कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, एक आयत है भाई, ये आयत है, ठीक है, जो चौड़ाई में 30 और लंबाई में 90 मीटर है, ठीक भाई। अब उसने कही है कि एक पैदल मार्ग है भाई, पैदल मार्ग इसके चारों तरफ होगा, अंदर के लिए होता तो अंदर की बात करता वो, ठीक है। तो भाई इधर से इतना बढ़ गया, इधर से इतना बढ़ा है, इधर से इतना बढ़ा है और इधर से इतना बढ़ा है, ठीक है। ठीक है, अब भाई इस रास्ते का जो क्षेत्रफल दिया है इसने उसने दे दिया भाई 2800, चलो 2800 मीटर स्क्वायर उस रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। तो भाई इसमें ये जो वाला आयत था इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 9 या 27, 2700 मीटर, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा ना, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, इसे मैंने x मान लिया, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, यानी कि मतलब लंबाई 2x बढ़ी है तो चौड़ाई भी 2x बढ़ी है, ठीक है। तो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है, आयत का क्षेत्रफल नहीं होता, फॉर्मूला लगाना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो क्योंकि हम पूछ रहा हमसे पैदल चलने वाले मार्ग की चौड़ाई, तो हमें टोटल का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब टोटल का क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई कैसे करना है, 30-90 मीटर क्या है उसकी लंबाई है, लेकिन यहाँ पर कितनी बढ़ी है, x बढ़ी है, तो 2x बढ़ी होगी टोटल, ठीक है, क्योंकि चार भागों में बढ़ी है, 2x में लंबाई मान लेता हूँ, 2x चौड़ाई मान लूंगा, ठीक है। 3 + 2x क्या बढ़ी है, ये चौड़ाई, ठीक है। अब 2700 मीटर इसका भाग है, क्षेत्रफल है, और 2800 मीटर स्क्वायर पैदल रास्ते का क्षेत्रफल है,
तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा भाई 2800 प्लस 2700, 5500 हो जाएगा। कर लेते हैं भाई, गुणा भाग कर लो, जो भी इनकी नोटिया 27 प्लस 9 दूनी 18, 180, 90 दूनी 30, ठीक। अब 2x है, 30 दूनी 60, 60x और 2 दूनी 4x स्क्वायर इक्वल टू 2800 प्लस 2700, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इस वाले 27 से इस 27 को खत्म कर लो, घटाना तो फिर भी पड़ेगा। तो संख्या बची 4x स्क्वायर प्लस 60x, सॉरी 180 और 60, 240, 240x इक्वल टू 2800, ठीक है। कर लो भाई, सॉल्व कर लो आगे। इस 2800 को उठाकर इधर ले आया, 240 x माइनस 2800। अब यहां से 4 से डिवाइड कर दो सभी में। जब 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये तो 4 भी भाग जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 छिंग 24, 60x हो जाएगा, माइनस 4 सत्ते 28, 700 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसने कही है 700 के ऐसे गुणनखंड जिनका घटाव 60 आए, तो क्या हो सकते हैं? बहुत सिंपल गुणनखंड है, 70 धाम 700, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 70x माइनस 10x माइनस 700 इक्वल टू 0, ठीक। जब मैं इसके गुणनखंड करूंगा तो x प्लस 70 आ जाएगा, ठीक, और x माइनस 10 आ जाएगा। चूंकि प्लस वाली लंबाई या चौड़ाई माइनस में तो हो नहीं सकती, तो x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर 10 मीटर। तो भाई उसकी जो आपकी चौड़ाई है, किसकी, इस भाग की चौड़ाई जो है वो कितनी है? 10 मीटर है, ठीक। तो लंबाई भी 10 ही मीटर होगी, क्योंकि 2x बड़ी है, तो लंबाई भी कितनी होगी? 10 मीटर, चौड़ाई भी कितनी होगी? 10 मीटर ही होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13, 97 किलो केजी, 97 रुपए प्रति केजी और 105 रुपए प्रति केजी के मूल्य वाली दो प्रकार की दालों का अनुपात 5:3 है के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मूल्य मिश्रण का मूल्य क्या होगा? तो कैसे करेंगे? देखो, एक किस्म की 97 रुपए किलो मिल रही है, दूसरे किस्म की 105 रुपए किलो मिल रही है, ठीक है भाई। अब इनका जो रेशो है मेरे भाई, एक का 5:3 है, यानी कि मतलब इसका तो 5 है और इसका 3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो भैया, 5 सत्ते 35, 5 नीम 45 और 3 48, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, यानी कि मतलब ये 5 किलो हो सकती है, ये 3 किलो मान ली मैंने। अब टोटल कितने रुपए में उसने दालों को मिलाया या खरीदा, जो भी है, तो 5 5 10, 9 और 1 10, 7 और 1 800 रुपए में उसने दोनों प्रकार की दालों को खरीद लिया, ठीक। अब 5 किलो दाल थी, एक में 3 किलो दाल थी, अर्थात 5:3 के अनुपात में मिलाया था, तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 8। टोटल जो क्वांटिटी थी हमारे पास वो कितनी थी? 8 थी। 8 से डिवाइड किया तो 100 रुपए प्रति केजी उसने मिश्रण बेचा होगा, ठीक है। उसका जो मिश्रण मिला भैया वो 100 रुपए पर केजी मिल गया, ठीक है। सीधी सी बात है,
पहले उसमें पहले अनुपात की गुणा कर दो, दूसरी जो मूल्य दे रखा है उसमें दूसरे अनुपात की गुणा कर दो। ठीक है, गुणा करने के बाद सभी को ऐड कर दो, अनुपात को ऐड करके भाग कर दो, आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तीन संख्याएं हैं, 2:3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक 90 है, जिनका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्तक बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? तीन संख्याएं ए बी और सी। ठीक, तीन संख्याएं हैं, 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है भाई, जिनका एलसीएम जो दे रखा भैया 90। ठीक है, जब एलसीएम 90 दे रखा, तीन संख्याएं, सीधी सी बात है इन संख्याओं का एलसीएम भी कुछ ना कुछ होगा। एक्स जोड़ दिया, इसके साथ भी एक्स जोड़ लो, इसके साथ। अब इन सभी का एलसीएम लिया, 3×5 = 15, दूनी 30। 30x इसका एलसीएम आया, लेकिन इसने कितना बताया? 90 बताया है। 30 से डिवाइड किया, 30 से कटा, 30 या 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 3 आ गई। ठीक है, तो इसने महत्तम समावर्तक पूछा है। अगर मैं 3 की गुणा इसमें करूंगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3×5 = 15, तब भी तो 3 3 ही कॉमन आएगा इनमें, अर्थात में से क्या आ जाएगा? इसका 3 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका में से भी क्या आ जाएगा? 3 ही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और तुरंत कार द्वारा 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? तो ये बताना है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है भैया। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो, जब समान दूरी हो तो समान दूरी के लिए औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है भैया 2a × b/a+b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि दूरी समान है। ठीक है, दूरी समान है तो इसलिए ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। 45 किलोमीटर की इस चाल से जा रहा था, 80 किलोमीटर की चाल से वापस आ रहा था, तो 45 में 80 जोड़ दो भैया। ठीक है, 2 × 45 × 80 कितना? 125, 135, सॉरी 125 कर दो भैया, डिवाइड कर लो। डिवाइड किया, 5 से कटा 25 बार। ठीक है, 5 से कटा 9 बार, 5 से कटा 5 बार, 5 से कटा 5 × 5 = 5 × 30। फिर 16 निम्मा 144 × 2/5, 8 8 2/5। अब 5 से डिवाइड कर दो भैया इसे। अब 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से कटा 5 × 5 = 25, 3 बचा, 5 × 7 = 35, 3 बचा, 5 × 30, तो उसकी औसत चाल आ गई इतने किलोमीटर पर घंटा। ठीक है भाई, इतने किलोमीटर पर घंटा उसकी औसत चाल आ चुकी है, 57.6। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है, 10% ने तो जरूर गलत किया होगा, कम से कम 10 से 15% ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा जरूर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या औसत कौन कौन सी है भैया? कौन कौन सी होती है प्रथम 5 अभाज्य संख्या? तो सभी एक को जोड़ेंगे, जब एक नहीं है, 2 3
5, 7 और 11। ये 5 संख्याएं हैं, ठीक। इन्हें ऐड कर दो और जितनी संख्या उनसे डिवाइड कर दो। कहने का मतलब हमारा औसत का फॉर्मूला होता है औसत, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब कुल संख्याओं का योग कर दो। 5, 5 10, 7 17 और 11 28। ठीक है, कितनी संख्याएं टोटल? 5 संख्याएं हैं। 5 से डिवाइड किया। जब मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, तो इसका जो औसत आ जाएगा भैया वो आ जाएगा 5.6। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 17। ए बी से 20% अधिक दक्ष है, वह एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ठीक है भाई, जिसे ए अकेला 29 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? भाई ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक दक्ष है? 20% अधिक दक्ष है, मतलब ये 100 है। अगर इनका मैं रेशो काढूंगा तो 6:5 आएगा रेशो। ठीक है, ठीक भाई। अब ए किसी कार्य को 29 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 29 दिन में कर सकता है, तो सीधी सी बात है, मुझे ये पता होना चाहिए कि टोटल कार्य कितना होगा। टोटल कार्य कितना होगा? ए की क्षमता 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगी कि टोटल कार्य कितना है। ठीक है, तो भाई टोटल कार्य पता चल चुकी है। टोटल वर्क 6 दूनी 12, 120, सॉरी 6 निम 54 और 6 दूनी 12, 5 17। ठीक, इतना टोटल कार्य है। अब इसने पूछिए कि दोनों कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों की क्षमताएं कितनी है भैया? 11 है। दोनों की क्षमता कितनी है? 11 है। तो इतने डेज में वो कार्य को समाप्त कर देंगे भैया। 74/11 डेज में वो कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 18। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है भाई, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है। ठीक है भाई, तो पांचवी और छठी संख्या का औसत कितना होगा? ठीक है भाई, कैसे करेंगे? 10 संख्याओं का औसत उसने कह दी 32 है, तो टोटल योग कितना होगा भैया? 320 होगा जरूर। ठीक है भाई, आगे उसने कही है कि पहली 6 संख्याओं का औसत, पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 180। ठीक, फिर आगे उसने कही है अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 बता दी भैया उसने। इतनी हो चुकी है। अब भैया ये देख लो, कह रहा है कि अंतिम पांचवी और छठी संख्या का औसत। ये दोनों टोटल संख्या कितनी बैठ गई? 12 संख्याएं बैठी हैं, लेकिन टोटल संख्याएं कितनी है? 10 है। तो यानी कि मतलब पांचवी और छठी संख्या यहां से निकल के आ जाएगी। इन दोनों का योग कर लो। 8 9 8 7 2 2 और 1 3, यानी कि मतलब इनका योग आया है 378। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत
संख्याओं का योग था 320, तो कितनी अधिक है भैया? 58 अधिक है। यानी कि मतलब पांचवी संख्या और छठवीं संख्या 58 है दोनों। अब इसके औसत की बात करिए। अब चूंकि दो संख्याएं हैं तो इस 58 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 29। 2 से डिवाइड किया, 29 बार ये गया, तो भाई इनका औसत कितना आया? 29। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। छठी और सातवीं संख्या का उसने औसत पूछा है, तो भाई जब छठी और सातवीं संख्याओं का योग 58 आ चुका है, योग आया, औसत नहीं आया, कभी 58 पे आंसर लगा दो। भाई औसत तो आपको निकालना पड़ेगा ना, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक गांव की जनसंख्या में 5% प्रति वर्ष की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि इस गांव की वर्तमान जनसंख्या 18,522 है तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? ठीक है भाई, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखो, पहले मैंने मान लिया कि पहले 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? x थी। ठीक है, लेकिन हर साल 5% की दर से वो बढ़ रही है, यानी कि मतलब जनसंख्या पहले 100 हुई होगी तो 105 हुई होगी बटे 100। ठीक, 3 साल तक ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती गई बटे 100 इक्वल टू 18,522। डिवाइड कर लेते हैं, 21 बार, 20 बार, 21 बार, 20 बार, 21 बार, 20 बार। ठीक है, अब डिवाइड कर लो भैया, तो वैल्यू आई है हमारी x मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 इक्वल टू 18,522। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए कर दिया है मैंने ऐसे सिस्टम। अब काटते हैं भैया, 3 बार 7 से काटा, 7 के 21, 7 से काटा, 7 दूनी 14। ठीक, कितने बच्चे? 7 6 42, 3 बच्चे 32, 7 चौक 28, 7 6 42। ठीक है, अब फिर डिवाइड कर दो भैया, 3 से काट दे, 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6। ठीक, 21 से डिवाइड कर दो अब डायरेक्ट, 21 से कटा, 21 चौका 84, 21 दूनी 42, 21 से काटा, 21 दूनी 2 बार कटा, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16,000 उस समय क्या होगी? जनसंख्या जरूर होगी 16,000। ठीक है, तब जाके बढ़ के कितनी हुई है? 18,522। ठीक है, आपको छोड़ कैलकुलेशन कम करने के लिए मैंने इसे दोबारा लिखा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 20। एक दुकानदार एक वस्तु का 1 kg के स्थान पर 930 ग्राम का गलत तोल करता है और उसके क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो 15 kg वस्तु बेचने पर उसका लाभ कितना प्रतिशत है, ज्ञात करिए। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एसएससी में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, 100% आते हैं। ठीक है, 100%। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? भाई 1 किलोग्राम तोलने के लिए कह रहा पर, लेकिन देता कितना ग्राहक को? 930 ग्राम देता है। ठीक है, जीएम जीएम। अब वो कितना कमा रहा भैया? कितने का घोटाला कर रहा है?
70 ग्राम का घोटाला कर रहा है, ठीक है भाई, 70 ग्राम का घोटाला कर रहा है, किस पे कर रहा है, 930 पे घोटाला कर रहा है, मल्टीप्लाई 100, ठीक, एक जीरो से एक जीरो खत्म, हाँ। तो 700/93। अब 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो ताकि 70 से ज्यादा ना हो, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 8 बार ज्यादा जाएगा, तो भाई ये बचेगा 7 सही, ठीक है, डिवाइड कर लो, 7 या 21, 7 या 21, 7 नीम 63 और 2 65, यानी कि मतलब ये 651 बार जाएगा, 651 बार, ठीक है, 651। तो कितना शेष फल बचेगा भैया, शेष बचेगा, शेष बचेगा भैया 49/93 प्रतिशत का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, लाभ, ठीक है। ये 15 जो किलो दे रखा, इसका तो कोई यूज ही नहीं करना आपको, ठीक है, ये तो वैसे ही दे रखा सवाल में, ठीक है, क्योंकि जब हमें आंसर यहीं से पता चल रही है तो हम तो यहीं से निकाल सकते हैं ना, यहीं से कर सकते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 7 सही 49/93 का लाभ होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये लगभग 20 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ 1 से 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी था। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।